सिटी बैंक तक पहुंचने में मुझे आधा घंटा लगा। वैन मैंने बैंक से जरा फासले पर रोक दी थी और वैन से उतरकर पैदल ही बैंक की तरफ रवाना हो गया था। बैंक के अंदर दाखिल होते वक्त किसी ने खुसूसियत से मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। बैंक में दाखिल होने के बाद मैंने किसी काउंटर का रुख नहीं किया, बल्कि सीधा मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ता चला गया। शीशे के कैबिन में मैनेजर तन्हा था। मैं दरवाजा खोलकर कैबिन में दाखिल हो गया। मैनेजर ने किसी को इस तरह अपने कैबिन में दाखिल होते देखकर सर उठाया और फिर उसने मुझे पहचानने में जरा भी देर न लगाई। उसके मुंह से बस इतना ही निकल सका, एडम डी फ्लॉक। मैंने सफाकाना अंदाज में कहा, हाँ एडम डी फ्लॉक, मेरे सर पर खून सवार है और मैं तुम्हारा खून करने आया हूँ। मैनेजर दहशतजदा हो गया, बोला नहीं नहीं। मैंने उसके सामने बैठते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, जिंदगी चाहते हो तो ये चेक कैश करवा के दो, वरना याद रखो मेरे दूसरे हाथ में रिवॉल्वर है। मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर कैश चाहिए। मैनेजर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और वो इस कदर हवास बाख्ता हो गया था कि चेक कैश कराने के लिए उसने खुद उठने की कोशिश की थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम यहीं बैठे रहो। अगर तुमने जरा भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकूंगा। उसने साकित होते हुए कहा, फिर चेक कैसे कैश होगा? मैंने हिकारत आमेज लहजे में कहा, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है तो मुझे पुलिस के हवाले क्यों किया था? उसूली तौर पर तो मुझे चाहिए कि तुम्हें हलाक कर दूं, लेकिन मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम अंदाजा कर सकते हो कि जो शख्स पुलिस का घेरा तोड़ कर आया है उसके सामने तुम्हारे गार्ड्स की कोई अहमियत नहीं होगी। मैं ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि अब मैं जरा सी भी रियायत नहीं करूंगा। मुमकिन है तुम कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करो, ऐसी सूरत में खा मेरा हशर कुछ ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैनेजर ने कांपते हुए लहजे में मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने कहा, बकवास मत करो और अपने किसी आदमी को बुलाकर कैश यहीं मंगवाओ। याद रखना, मेरा जो हाथ मेज के नीचे है उसमें दबे हुए रिवॉल्वर का रुख तुम्हारी तरफ है। मैनेजर ने लरसते हुए घंटी बजाई। एक शख्स कैबिन में दाखिल हुआ। मैनेजर ने उसे चेक फौरन कैश करा के लाने की हिदायत की। उस शख्स के जाने के बाद मैंने मैनेजर से कहा, खुद पर काबू पाने की कोशिश करो। किसी को तुम्हारी हालत देखकर शुबा हुआ तब भी मेरे रिवॉल्वर की गोली का निशाना तुम ही बनोगे। उसने वहशतजदगी से कहा, मुझे इख्तिलाज हो रहा है, खुदा के वास्ते रिवॉल्वर जेब में रख लो। मैंने जहरीले लहजे में कहा, जब मुझे पुलिस के हवाले कर रहे थे उस वक्त तुम्हें इख्तिलाज क्यों नहीं हुआ? तुम एक काबिल नफरत इंसान हो। अगर तुमने मेरे कहने पर अमल नहीं किया तो तुम्हें गोली मार दूंगा। उसने बौखलाकर मुस्कुराने की कोशिश की और उसके होंठ फैल कर रह गए। उसकी हालत देखकर मैं बमुश्किल अपनी हंसी जब्त कर सका। इतनी देर में वही शख्स कैश लेकर आ गया। मैनेजर ने उसे वापस जाने का इशारा किया, फिर बोला, रकम गिनकर अपना इत्मीनान कर लो, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि। मैंने बड़े नोटों की गड्डियां जेब में ठूंसते हुए कहा, बाद में कुछ नहीं होगा, अब मैं रिवॉल्वर जेब में रख रहा हूं, लेकिन मैं 1 सेकंड से भी कम वक्फे में रिवॉल्वर जेब से निकाल कर तुम्हें गोली मार सकता हूं। मैनेजर बुरी तरह बौखला गया, बोला, क्यों? मैंने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम मुझे गाड़ी तक छोड़ कर आओगे। उसकी बौखलाहट में मजीद इजाफा हो गया। बोला, इसकी क्या जरूरत है? वो अब भी मेरी तरफ से खतरा महसूस कर रहा था। वो बोला, मैंने चेक कैश करवा तो दिया। मैंने दुरुस्ती से कहा, टर मत करो, मैं गधा नहीं हूं कि तुम्हें यूं छोड़कर चला जाऊं और तुम मुझे गिरफ्तार करवा दो। वो बोला, मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, तुम मुझसे एक कदम आगे चलोगे। तुम्हारी हालत चूंकि ठीक नहीं है इसलिए तुम गेट पर मुतय्यन चौकीदार से कहोगे कि तुम मुझे छोड़कर अभी आ रहे हो, ताकि वो मुतमईन हो जाए। मैनेजर ने कहा, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? वो बुरी तरह नर्वस हो रहा था। मैंने दांत पीस कर कहा, अहमक आदमी, मैं तुम्हें गाड़ी तक ले जाऊंगा ताकि यहाँ से बाहिफाजत निकल सकूं। मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दे सकता। तुमने एक बार मेरे साथ जो सलूक किया है उसके बाद मेरे लिए मोहतात रहना जरूरी है। चलो उठो। वो उठ तो गया मगर उसकी हालत ऐसी थी कि लोग खामखा उसकी तरफ मुतवज्जे होते। मैंने उसकी हालत का अंदाजा करते हुए तलखी से कहा, पहले खुद पर काबू पाओ। अगर मैं उसके साथ नरम रवैया इख्तियार न करता तो अंदेशा था कि कहीं वो बेहोश ही ना हो जाता। मैनेजर धप से कुर्सी में गिर गया। उसने हाँफते हुए कहा, अगर इजाजत हो तो एक गिलास पानी पी लूं? मैंने कहा, कुछ भी करो मगर खुद को नॉर्मल कर लो। मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग तुम्हारी उड़ी उड़ी रंगत देखकर शुकूक व शुबहात का शिकार हों। मैनेजर ने चपरासी से पानी मंगवाया और एक ही घूंट में पूरा ग्लास खाली कर दिया। उसने पानी पीने के बाद भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं बाल बच्चेदार हूँ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैंने उसे समझाते हुए कहा, मुझसे ताउन करोगे तो फायदे में रहोगे, बसूरत दीगर नुकसान उठाओगे।
अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना ही मकसूद होता तो आते ही पहुंचा देता। बात उसकी समझ में आ गई और उसने एक आध मिनट के अंदर अंदर खुद को संभाल लिया। फिर वो चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, एक बार और वार्निंग दे रहा हूं कि मेरे यहाँ से सलामती से निकल जाने पर ही तुम्हारी जिंदगी का इन्हिसार है। वो बोला, बेफिक्र रहो, जो कुछ हो चुका उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें गाड़ी तक बाहिफाजत पहुंचा दूंगा। वो मेरे साथ बाहर निकला। उसकी हालत इस हद तक संभल चुकी थी कि अब कोई उसे देखकर शुबे में नहीं पड़ सकता था। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसका ताउन काबिल दीद था। आदमी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। उसने एक काउंटर पर रुककर बुलंद आवाज में कुछ हिदायत दी। एक गार्ड से मुस्तैद रहने को कहा। फिर दरवाजे पर मुतय्यन चौकीदार से कहा कि वो मुझे छोड़कर वापस आ रहा है। रश में किसी को पता भी नहीं चला कि पुलिस वाले की वर्दी में वही शख्स है जो कुछ देर कबल यहीं से गिरफ्तार करके ले जाया गया था। बैंक से बाहर निकलने के बाद मैं पूरी तरह मुतमईन हो गया। अब मुझे कोई खतरा नहीं था। मैनेजर ने मेरे साथ भरपूर ताउन किया था। अब मैं उसके बराबर चल रहा था। अचानक मैनेजर ने पूछा, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? बैंक से फासला बढ़ने के साथ साथ उस पर इस्तराब तारी हो रहा था। मैंने कहा, ज्यादा दूर नहीं है और वही वैन है जिसमें मुझे यहाँ से ले जाया गया था। मैनेजर कुछ न बोला। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि जल्द से जल्द मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहता है। फिर वैन देखकर उसकी जान में जान आई। उसने कहा, अब तो मैं वापस जा सकता हूँ। मैंने संजीदगी से कहा, ऐसी जल्दी भी क्या है, कुछ दूर गाड़ी में मेरे साथ चलो। वो एक बार फिर बौखला गया। बोला, नहीं नहीं, तुमने तो कहा था। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। तुम्हें सड़क के कोने पर उतार दूंगा ताकि तुम वापस जाकर पुलिस को इत्तला दो भी तो मैं यहाँ से ज्यादा दूर निकल चुका हूँ। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसके अंदाज से यूं लगता था जैसे अपनी जिंदगी से मायूस हो गया हो। मगर उसके पास अपनी जिंदगी का चिराग गुल होने से बचाने की वाहिद सूरत यही थी कि मेरे कहने पर अमल करता रहे, और उसने यही किया। वो मेरे साथ वैन में सवार हो गया और मैंने वैन स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दी। मैनेजर के चेहरे पर मुर्तनी छा गई। सड़क के कोने पर मैंने वैन फुटपाथ से लगाकर रोक दी। मैनेजर ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। उसका अंदाज सवालिया था। मैंने झुंझुलाकर कहा, जल्दी करो, वैन से उतर जाओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारी सुस्त रफ्तारी बर्दाश्त कर सकूं। मैनेजर दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया, मगर वो मुड़ मुड़ कर मुझी को देखे जा रहा था। उसे खतरा था कि मैं उसे अकब से गोली मार दूंगा, लेकिन जाहिर है मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैनेजर के उतरते ही मैंने वैन आगे बढ़ा दी। पुलिस वैन का यूं आजादाना इस्तेमाल करना एक खतरनाक हरकत थी, मगर वक्त बचाने के लिए मैं ये खतरनाक हरकत करने पर मजबूर था। मैं पुलिस की वर्दी में मलबूस था और इसीलिए मैंने किसी आम सवारी की बजाय पुलिस वैन में ही सफर करने को तरजीह दी। मेरे अपने कपड़े बराबर वाली सीट पर रखे थे, मगर लिबास तब्दील करने का मौका नहीं था। 15 मिनट के अंदर मैं क्राउन क्लब के गेट पर मौजूद था। हॉर्न के जवाब में चौकीदार ने बाहर झांका और पुलिस वैन को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने खिड़की से सर निकाल कर देखा और चौकीदार की हैरत दो चंद हो गई। मैंने कहा, गेट खोलो। उसने बेयकीनी से मुझे देखा। ओ मिस्टर एडम, और मैं बुरी तरह झुंझला गया। मैंने कहा, मिस्टर एडम के बच्चे, मैं कह रहा हूँ गेट खोलो। मेरी बात सुनकर चौकीदार के दांत निकल आए, मगर उसने गेट खोलने में देर न लगाई। क्लब के अहाते में वैन पार्क करने के बाद मैंने पहले कमीज तब्दील की और टोपी उतार कर वैन में ही डाल दी। फिर मैं वैन से उतर आया। अब मैं आम लिबास में था। मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैंने पुलिस यूनिफॉर्म की पतलून पहन रखी है। फॉक्स स्ट्रीट के कमरे तक जाने के दौरान मुझे क्लब के कई मुलाजिमीन नजर आए। वो सब मुझे पहचान गए थे। मैं उन सबको नजरअंदाज करता हुआ ऊपरी जीनों की तरफ बढ़ गया। ऊपरी मंजिल की राहदारी में मुझे एडोना नजर आई। वो भी फॉक्स स्ट्रीट के कमरे की तरफ जा रही थी। मुझे देखकर हैरत से बोली, एडम, तुम यहाँ कैसे? मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारे सामने ही फॉक्स स्ट्रीट ने मुझे चेक कैश कराने के लिए दिया था। एडोना ने रिस्ट वॉच पर नजर डाली, बोली, और तुम उसे कैश करा लाए? बहुत जल्दी आ गए। मैं बड़े गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रहा था। मैंने बेपरवाही से कहा, हाँ, कुछ देर हो गई। फॉक्स स्ट्रीट कमरे में मौजूद है? उसने कहा, हाँ, मैं उन्हें इत्तला करती हूँ कि तुम आए हो। और उसने तेजी से फॉक्स स्ट्रीट के कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने तंजिया लहजे में कहा, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं गुड़िया। तुम्हें अब तक अंदाजा नहीं हो सका कि एडम डी फ्लॉक इन तकल्लुफात से बेनियाज है। एडोना ने कमजोर से लहजे में एहतजाज किया, बोली, बॉस मसरूफ हैं। उसके बाजू पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। मैंने कहा, जितना डिस्टर्ब वो तुम्हारे जाने से होगा उतना ही मेरे जाने से भी होगा, तो फिर बिला वजह वक्त क्यों जाया करें? मैंने कहा और उसे पीछे छोड़कर फॉक्स स्ट्रीट के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक देने की भी जहमत नहीं की।
और दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हो गया। फॉक्स स्ट्रेट फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे देखकर उसने रिसीवर कानों से दूर हटा दिया और हैरत से बोला, तुम? फिर दोबारा रिसीवर कान से लगाकर बोला, मैं बाद में बात करूंगा, और उसने फोन बंद कर दिया। मैंने रकम उसके सामने रखते हुए कहा, चेक कैश हो गया है मिस्टर फॉक्स स्ट्रेट। उसमें रूनुमा होने वाले जज्बाती तगय्युर से मैं बहुत कुछ समझ गया था। मेरे अक़ब में एडोना कमरे में दाखिल हुई थी, मगर फॉक्स स्ट्रेट ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखा था। फॉक्स स्ट्रेट ने संभाला लेते हुए कहा, तुमने बहुत देर कर दी। मैंने तो तुमसे फौरन वापस आने को कहा था। मैंने कहा, अगर तुमने मुझे पूरी सूरत हाल बता दी होती तो मैं फौरन भी आ सकता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसे मकामात भी आते हैं। फॉक्स स्ट्रेट ने हैरान होकर कहा, कैसे मकामात आते हैं? तुम खुलकर बात क्यों नहीं करते? मैंने बेपरवाही से कहा, इसलिए कि तुमने भी मुझसे खुलकर बात नहीं की थी। जैसा रवैया मेरे साथ इख्तियार करोगे वैसा ही रवैया मैं भी इख्तियार करूंगा। फॉक्स स्ट्रेट ने अनजान बनते हुए कहा, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? क्या कोई खास बात हो गई थी? मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि चेक कैश कराने का काम तो कोई और भी कर सकता है। अब मैं अपने वो अल्फाज वापस ले रहा हूँ। मुझे मालूम हो गया है कि वो चेक सिर्फ एडम डी फ्लॉक ही कैश करवा सकता था। फॉक्स स्ट्रेट मुझे घूरने लगा। बोला, आखिर तुम सीधी तरह बात क्यों नहीं करते? तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? मैंने तलखी से कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ फॉक्स स्ट्रेट। मुझे इतनी अक्ल है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका तज्जिया कर सकूं। फॉक्स स्ट्रेट ने एडोना की तरफ देखा। उसने बेबसी से कहा, मैं इस शख्स से आजिज आ चुका हूँ। तुम कोशिश करके देखो, शायद तुम्हारी बात इसकी समझ में आ जाए। एडोना इठलाकर बोली, मिस्टर एडम किसी गलत फहमी का शिकार मालूम होते हैं बॉस, वरना ये ऐसे तो नहीं थे। मैंने खुश्क लहजे में कहा, तस्लीम करो कि तुमने बचकाना हरकत की है फॉक्स स्ट्रेट। मेरा इम्तिहान ही लेना था तो कोई मुश्किल काम मेरे सुपुर्द करते। फॉक्स स्ट्रेट ने हैरत से पलकें झपकाईं। बोला, मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ कि मुझे तफसीलात से आगाह कर दो। मुमकिन है तुम्हें किसी किस्म की गलत फहमी हो गई हो। मैंने कहा, मैं तुम्हें बताए देता हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हारी अदाकारी से मुतासिर हो गया हूँ। मुझे 100% यकीन है कि वो सब तुम्हारे आदमी थे। फिर मैंने फॉक्स स्ट्रेट को तमाम बातों से आगाह किया। फॉक्स स्ट्रेट उछल कर खड़ा हो गया। बोला, तुम उसी पुलिस वैन पर यहाँ आए हो? तुम तो हमें मरवा देने पर तुल गए हो। मैंने कहा, शुक्र करो फॉक्स स्ट्रेट कि मैं सिर्फ वैन ही लाया हूँ, वरना ये भी हो सकता था कि वैन में 7 अफराद की लाशें भी होती। फॉक्स स्ट्रेट ने कहा, तुम मुझे सही दिमाग मालूम नहीं होते। सिर्फ एक मफरूजे की बिना पर वैन यहाँ ले आए। मैंने बेपरवाही से कहा, उसी मफरूजे की बिना पर उन 7 को जिंदा छोड़ दिया। अगर तुम कह दो कि उनसे तुम्हारा ताल्लुक नहीं है तो मैं उन्हें अब भी ठिकाने लगा सकता हूँ। इस बार वैन वहीं छोड़ कर आऊंगा, बल्कि उसे आग भी लगा दूंगा। फॉक्स स्ट्रेट ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा, मुझे इस किस्म की लग़्व हरकत करने की क्या जरूरत थी? कुछ करना ही होता तो क्या यहाँ नहीं कर सकता था? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, इससे भी ज्यादा लग़्व हरकत यह है कि तुमने एक ऐसे शख्स को चेक कैश कराने के लिए भेजा जो नामुमकिन काम करने के दावे कर रहा था। क्या ये बात मजे का खेज हरकत नहीं है मिस्टर फॉक्स स्ट्रेट? वो बोला, तुम महज इसलिए मेरी तरफ से बदगुमान हो रहे हो कि तुम्हें एक गैर मामूली वाकया पेश आ गया है। तुम्हारे साथ ये वाकया पेश ना आता तो तुम हरगिज मुझ पर शक न करते। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझसे वाकिफ नहीं हो इसलिए ये बात कह रहे हो। तुमने जिस वक्त मुझे चेक दिया था मुझे उसी वक्त शुबा हो गया था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझ पर किस जाविये से हमला किया जाएगा। मैं समझ रहा था कि मुझे लूटने की कोशिश की जाएगी और जाहिर है कि लूटने के लिए पहले चेक कैश होना जरूरी था, लेकिन तुम्हारा मंसूबा कुछ और ही था। इसका अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब वो पुलिस वाले जाली साबित हुए। फॉक्स स्ट्रेट ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम मुझ पर इल्जाम आयद कर रहे हो। इससे पहले भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने कहा, ये इल्जाम नहीं है फॉक्स स्ट्रेट। इल्जाम तो तब होता जब मैं ये कहता कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फॉक्स स्ट्रेट ने कहा, तो इतनी देर से तुम और क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? उसका लहजा बदस्तूर गुस्सीला था। मैंने कहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने मेरा इम्तिहान लिया था। तुमने अपने आदमियों को बतौर खास हिदायत कर दी होगी कि मुझे नुकसान न पहुंचने पाए। मकसद सिर्फ इतना था कि मैं चेक कैश कराने में नाकाम हो जाऊं। फॉक्स स्ट्रेट बड़बड़ाया, बोला, तुमने अच्छा नहीं किया। मैनेजर के साथ तुम्हें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। जो कुछ हुआ था उससे पहले मुझे तो मुत्तला कर देते। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम क्या समझते हो मैंने बगैर सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा लिया होगा? अगर वो मरदूद भी तुमसे मिला हुआ न होता तो मैं उसके साथ हरगिज ये हरकत न करता। फॉक्स स्ट्रेट का मुंह हैरत से खुल गया। बोला, तुम तो इंतहाई शक्की मिजाज इंसान हो, इतने बड़े बड़े नतायज अखज़ कर लेते हो। मैंने बड़े सुकून से कहा, मैनेजर को मिलाए बगैर ये हरकत हो ही नहीं सकती थी। ये कैसे मुमकिन है कि मैं फोन तो करूं थाने और आ जाए नकली पुलिस?
फॉक्सट्रेट ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मुझे तुमसे खौफ महसूस होने लगा है। वो एक जिम्मेदार आदमी है, हमसे किस तरह मिल सकता है? और अगर तुमने इसी रफ्तार से तज्जिया जारी रखा तो मुझे खदशा है कि कहीं थोड़ी देर बाद तुम ये ना कह दो कि पुलिस भी मुझसे मिली हुई है। मैंने हंसकर कहा, बेफिक्र रहो, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा। मेरे लिए यही बात कुछ कम हैरत का बायस नहीं है कि तुमने मैनेजर को किस तरह साथ मिला लिया। मेरे इस तबसरे पर फॉक्सट्रेट कुछ मुतमईन सा हो गया। बोला, चलो जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मैं पुलिस वैन का भी कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। मैंने चेक तुमसे इसलिए कैश करवाया था कि ये रकम मुझे एक शख्स को भिजवानी है। चेक कैश कराना कोई काम नहीं है, ये काम तो कोई और भी कर सकता है। असल काम तो अब शुरू होगा। उस शख्स का नाम जेम्स चार्ली है। बेकन स्ट्रीट के नुक्कड़ पर वो एक बार चलाता है। उसकी रिहाइश भी बार के ऊपरी हिस्से में है। उस कमबख्त के आदमी बहुत मुस्तैद हैं। मेरे और उसके दरमियान एक सौदा चल रहा था जो कीमत के तनाज़े की वजह से दरमियान में रह गया। मैंने 1 लाख कीमत लगाई थी और वो 1.5 पर मुसिर था। अब मैं चाहता हूँ कि ये रकम तुम उसे पहुंचा दो। मैंने हैरत से पलकें झपकाई, कहा, ये क्या काम हुआ? पहले की तरह मैं फिर कहूंगा कि ये काम तो कोई भी कर सकता है। वो बोला, इस बार मैं तुम्हें इसकी वजह भी बताऊंगा, वरना तुम फिर मुझ पर शुबा करोगे। जेम्स चार्ली एक ऐसा शख्स है जिस तक पहुंचना ही मुमकिन नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं रकम उसकी टेबल या उसकी ख्वाबगाह तक पहुंचा दूं तो वो इस कीमत में सौदा मंजूर कर लेगा। मैंने कहा, मैं अब भी नहीं समझा फॉक्सट्रेट, आखिर इसमें कबाहत क्या है? वो बोला, कबाहत यह है कि मैंने कोशिश की थी मगर ये मुमकिन ही नहीं हो सका। मैंने अपने बेहतरीन आदमी इस्तेमाल करके देख लिए, कोई भी उस तक नहीं पहुंच सका। उसका ये कहना दरअसल एक किस्म का चैलेंज है। अगर हमारी जानिब से जबरदस्ती की गई तो खूंरेजी का अंदेशा है। मैंने कहा, ये क्या मसला है? रकम मनी ऑर्डर के जरिए भी भिजवाई जा सकती है। फॉक्सट्रेट ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं, अव्वल तो वो कोई चीज भी बराह रास्त वसूल नहीं करता, और फर्ज करो कर भी ले तो शर्त पूरी नहीं होगी। शर्त यह है कि मेरा कोई आदमी उस तक रकम पहुंचाए, और मेरे किसी आदमी के उस तक पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा, ये तुम्हारा जेम्स चार्ली आखिर कितना बड़ा आदमी है कि कोई उस तक पहुंच ही नहीं पाता? वो बोला, मैंने तुम्हें बताया ना कि उस तक पहुंचा तो जा सकता है, लेकिन उसके नतीजे में जो खूंरेजी होगी उसे कौन बर्दाश्त करेगा? मैंने कहा, यह काम ऐसा है जिसमें मुझे दिलचस्पी महसूस हो रही है, बल्कि सनसनी महसूस हो रही है। एक मामूली से शराब खाने का मालिक और उसके ये ठाठ बाट के कोई उससे मिल ही नहीं सकता। फॉक्सट्रेट ने कहा, वो बड़े पैमाने पर स्मगलिंग के कारोबार में मुलव्विस है। उसे छोटा आदमी समझने की गलती मत करो। उसका हिफाजती हिसार बहुत मजबूत है जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। मैंने पूछा, क्या जेम्स चार्ली को आज रात ही रकम पहुंचाना जरूरी है? फॉक्सट्रेट ने कहा, नहीं, लेकिन ये काम जितनी जल्दी कर सको उतना अच्छा है, इसलिए कि ये मेरी अना का मसला है। मैं उसे शिकस्त जरूर देना चाहता हूँ। मैंने फॉक्सट्रेट को गौर से देखते हुए कहा, उस तक रकम पहुंचाने के लिए मुझे किसी खास दायरा कार में तो नहीं रहना होगा। फॉक्सट्रेट ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं, तुम जो चाहो करो, मुझे सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि रकम उस तक पहुंच जाए। मैंने कहा, बेफिक्र हो फॉक्सट्रेट, रकम उस तक जरूर पहुंचेगी और बहुत जल्द पहुंचेगी। बस तुम एक काम कर दो, अगर मुमकिन हो तो मुझे उसकी तस्वीर फराहम कर दो। फॉक्सट्रेट ने मुस्कुराकर कहा, तस्वीर तुम्हें मिल जाएगी। आज ही शाम तक किसी वक्त होटल में मेरा कोई आदमी तुम्हें उसकी तस्वीर दे जाएगा। मैं फॉक्सट्रेट से रुखसत होकर तहजीब की तरफ चला गया।